हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि जो आज की वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही खास, बिकॉज़ ये है स्टूडेंट डिमांड पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था बनाने के लिए, बिकॉज़ जैसे कि आपको पता है, जो लोग हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं, हम सारे एंट्रेंस के लिए जो आने वाले हैं जिनमें पॉलिटिकल साइंस का एक मेजर पार्ट आता है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो गया, पीजीटी का हो गया, एमए का पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस हो गया, आईआर का एंट्रेंस हो गया, डीएसएसबी, इन सब में जितना भी पॉलिटिकल का पार्ट आता है उसमें कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी, उसके बारे में हमने सीरीज़ चला रखी है, जिसकी 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन से देख सकते हो और जाके ज़रूर वॉच करना, बिकॉज वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर वीडियो में टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है और मैंने अपने वीडियोस में हर टाइप का क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, चाहे वो सेशन बेस्ड हो गया, चाहे वो मैचिंग का हो गया, किसी भी तरीके का हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने डालने की कोशिश की है और मोस्टली मैंने ज़्यादातर वो क्वेश्चन लिए हैं जो पहले कई बार एग्जाम्स में रिपीटेडली आए हैं। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर वॉच करना। और उसी की चलते हुए आज हम अपनी 3rd वीडियो लेकर आए हैं जो होने वाली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। हम पॉलिटिकल थ्योरी और डब्ल्यूपीटी ऑलरेडी कर चुके हैं पुरानी 2 वीडियोज़ में, और आज की वीडियो है हमारी अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे तो हम एक वीडियो में कवर अप नहीं कर पाएंगे, एंड आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर। बट लेकिन मैंने यहाँ पे आपको उस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ते समय किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं, किन टॉपिक से आपको मार्क्स आ सकते हैं। तो उस तरीके से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। और अगर आप हमारी प्रेजेंटेशन की कोई भी पीडीएफ चाहते हो या फिर डेली बेस पर करंट अफेयर एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हम डेली के डेली नए नए एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट वाले और करंट अफेयर्स और जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती हैं उन सब के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होती हैं गवर्नमेंट की और मेरी पीपीटी सब मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ और आपकी क्वेरी भी लेती हूँ। तो फटाफट से वहाँ पे ज्वाइन कर लेना अब तक ज्वाइन नहीं किया। और प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना देरी करते हुए चलते हैं अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु डिफाइन लीडरशिप एज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद ज़ील एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि आपको बताना है कि ये जो नीचे कुछ ऑथर्स हैं या कुछ थिंकर्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जिसने बोला था कि मैनेजर्स को अपनी ज़ील और कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए। दैट मीन्स द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद ज़ील एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि जो मैनेजर है उसको अपने सबॉर्डिनेट्स यानी कि जो मैनेजर के नीचे काम करते हैं उनको किस तरीके से ज़ील एंड कॉन्फिडेंस से काम करने के लिए एक तरीके से मोटिवेट टाइप करना चाहिए। तो वो किसने कहा था? वो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका नोड्स एंड ओडेनिल। आप चाहो तो इसकी कोई भी प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हो, मुझे जैसी सही लगी मैंने वो बोल दी, हो सकता है गलत हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता। राइट आंसर इसका ये है। और इस क्वेश्चन को देखने से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक थ्योरी होती है, लीडरशिप थ्योरी। तो इस तरीके की थ्योरीज आपको पढ़नी है, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गई जो कि टेलर ने दी थी, उसके बाद लीडरशिप थ्योरी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हो गई, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सब आपको थ्योरीज कुछ पढ़नी है और उनसे एसोसिएटेड थिंकर्स पढ़ने हैं और कुछ जो थिंकर जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कोई फेमस स्टेटमेंट दिए, कोई फेमस कोट दिया है, तो वो सब पे आपको पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा आपको आंसर रटवाने का मकसद नहीं है, मेरा वीडियोस बनाने का मेरा मकसद है कि मैं आपको क्वेश्चन समझा सकूं कि आपको पढ़ते समय किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन किन थिंकर्स पे ध्यान देना है और क्या क्या बातें आपको पढ़ते समय ध्यान में रखनी है जिससे कि क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, और पुरानी वीडियोज़ में भी 10 क्वेश्चन थे। लास्ट में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारे के सारे कंबाइन करके एक पूरी वीडियो बनाऊँगी, आप चाहो तो लास्ट में उसको भी देख सकते हो, लेकिन अभी हम सीरीज वाइज चल रहे हैं डे बाय डे। तो इसका आंसर हो जाता है क्नोड्स एंड ओडेनिल। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक
द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद, आपको बताना है कि ये जो बुक है वो कौन सी चीज़, कौन सी समस्या के साथ डील करती है, यानी कि कौन सी चीज़ के बारे में उस बुक के अंदर जो है बताया गया है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि पब्लिक चॉइस अप्रोच बताई गई है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजिकल अप्रोच या फिर डिसीजन मेकिंग अप्रोच यहाँ पे आपको बताई गई है। तो इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है वो है आपका पब्लिक चॉइस अप्रोच, यानी कि आंसर नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपको फेमस बुक्स, उनके ऑथर्स और कुछ कुछ बुक्स का मटेरियल भी पता होना चाहिए। सबका याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जिनमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है। सो जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा कि इन्होंने पूछा था कि इस बुक में कौन सी थ्योरी के बारे में लिखा गया है या कौन सी चीज़ के साथ वो बुक डील करती है, तो इसका आंसर था पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो आप जब भी थ्योरीज पढ़ोगे या फिर कोई अप्रोच पढ़ोगे तो उसका ध्यान रखना कि कौन सी राइटर ने अपने कौन सी बुक में उसके बारे में बताया है। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन बेस्ड। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आपको वो पढ़नी होती हैं और उसके बेस पर आपको बताना होता है कि दोनों सही हैं या फिर जो नीचे वाली है ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, या फिर दोनों गलत है। किस तरीके से जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको बताने हैं। तो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज हर्बर्ट साइमन रिजेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉर साइमन दीज आर मेरली प्रोवर्ब्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने हर्बर्ट साइमन की थ्योरी को पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर सकते हो, बिकॉज एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस इसलिए बताए हैं ताकि मैं कुछ थिंकर्स और थ्योरीज का नाम यहाँ पे डाल सकूँ जो आपको पढ़ते समय याद रखनी है, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका ए, यानी कि ए, बोथ ए एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि दोनों ही बातें सही हैं और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नाउन एज ट्रेडिशनल थ्योरी। आपको पता होगा अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा अब तक तो प्लीज़ ज़रूर से पढ़ लेना, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। JNU में नहीं आते हैं, कभी एक आधा आ जाएगा तो आ जाएगा, वैसे JNU में पब्लिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप DU के लिए, जामिया के लिए या कोई भी और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो उसके लिए का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और UGC नेट वगैरह बाकी सब में भी आता है ये। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसमें 2 तरीके से थ्योरीज़ को डिवाइड किया गया है। एक होती हैं पुरानी वाली थ्योरी, जिनको यानी कि जब नया पब्लिक स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे जो थ्योरी थी उनको ट्रेडिशनल नाम दे दिया गया, और जो नई आई जिस तरीके से साइंटिफिक वगैरह बिहेवियरल थ्योरी, तो ये सब जो चेंजेस आए तो उनको मॉडर्न बोल दिया गया या फिर न्यू बोल दिया गया। तो जो पुरानी थी उनका नाम हो जाता है यहाँ पे ट्रेडिशनल। तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नाउन एज ट्रेडिशनल थ्योरी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रेडिशनल थ्योरी यानी कि कौन सी पुरानी वाली है। तो जैसे कि आपने अगर मुझे ध्यान से सुना होगा तो मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे चुकी हूँ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट और इस तरीके की जो थ्योरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यू हैं, आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम अपनी कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि साइंटिफिक, यानी कि साइंटिफिक तो नई चीज़ लग रही है, साइंस वगैरह तो काफ़ी बाद में ये टूल्स वगैरह का यूज़ करना है ना। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करके आपके पास जो आंसर की प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस यूज़ करे हुए कुछ क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हो। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका ए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो आपकी ट्रेडिशनल थ्योरीज में आती है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। So our next question is, who among the following makes a distinction between public administration and private administration? आपको पता होगा कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, जैसे कि एक आसान सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि जॉब कितने तरीके की होती हैं, 2 तरीके की होती हैं, या तो प्राइवेट जॉब है या तो गवर्नमेंट जॉब है। तो इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो कामकाज है सारा का सारा, वो 2 ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या तो वो तो या तो गवर्नमेंट हो सकती है या फिर प्राइवेट हो सकती है। तो यही इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव चेंज थोड़ी अलग करके डिवीज़न जो होता है वो किसने किया है। दैट मीन्स दोनों को अलग अलग तरीके से कौन से थिंकर ने नज़रिए से देखा है, तो वो आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी,
सी यहाँ पे जैसे कि आप ऑप्शंस देख पा रहे होगे नीचे कि आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा कि ए सी डी है थर्ड ऑप्शन में, तो ये आपका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स सॉरी, स्लाइड चेंज होंगी ज़रा, या नाउ इट्स फाइन। यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है ए सी डी, यानी कि पॉल एप्पलबाय, सी है आपका हर्बर्ट साइमन एंड डी है आपका सर जोसिया स्टैम्प। ये तीनों जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, किसमें, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को अलग करके देखा है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि जो साइंटिफिक थ्योरी है वो तो कभी भी स्किप मत करके जाना, बिकॉज इट्स सच ए इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोली है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही दी थी पबेड में। तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। तो आपको बताना है इन चारों को पढ़ के कि कौन सा इनमें से साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल, एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक फीचर जो है वो नहीं है। A single administrative science whose principles were applicable not only to business but also to government, religious and other organizations. B. Functional foremanship. C. Separation of planning and execution. And D is differential piecework plan. तो पीस वर्क प्लान से अगर आप लोगों ने एफ.डब्ल्यू. टेलर की बुक्स पढ़ी हैं तो उसकी एक बुक थी पीस वर्क प्लान, सॉरी पीस वर्क ट्रेड पे, तो आपको ये तो आसानी से दिख गया होगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका ए। दैट मीन्स आपका बी, सी एंड डी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल सही है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर सजेस्टेड बाय मैरी पार्कर फॉलेट फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने मैरी पार्कर फॉलेट को पढ़ा है तो उन्होंने वेज दिए थे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको बताना है कि वो कौन से हैं और कौन सा इनमें से वो नहीं है। तो उन्होंने 3 वेज दिए थे, आई थिंक 3 या 4 वेज दिए थे, तो इनमें से एक गलत लिखा है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है वो है आपका बी। दैट मीन्स डोमिनेशन उन्होंने बताया था, कॉम्प्रोमाइज़ भी उन्होंने बताया था और इंटीग्रेशन, लेकिन सरेंडर उन्होंने कभी भी नहीं बोला था। तो ये 3 वेज थे जो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताए थे। और मैरी पार्कर फॉलेट भी एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो आप इनको भी ज़रूर कर लेना। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, Who among the following summarizes the theme of new public administration under the 5 heads? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिसने ये 5 चीज़ें बताई थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, रेलेवेंस, वैल्यूज़, सोशल इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा थिंकर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है वो है आपका ए। दैट मीन्स फ्रैंक मरीनी। सो अगर आपको इन दोनों में फ़र्क जानना है कि पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क था, तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था सोसाइटी को लेकर, यानी कि उसको वो चाहता था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज चाहती थी कि सोसाइटी में जो पीपल हैं वो लोग जो चाहते हैं वो सब कुछ हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था। और जो बाकी पुराना वाला था वो सिर्फ थ्योरीज पर बेस्ड था, इतना ज़्यादा काइंड ऑफ वर्केबल नहीं था, इतना काइंड ऑफ चीज़ें उससे उसके अकॉर्डिंग चलती नहीं थी। एक तरीके से बोलते हैं ना आइडियोलॉजी, तो वो आइडियोलॉजी बेस पर ज़्यादा था, लेकिन ये जो था वो ज़्यादा प्रैक्टिकल था और ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करता था कि लोग क्या चाहते हैं उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। तो वही इतना सा ही फ़र्क था बस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पुराने में, जिसमें कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नई नई थ्योरीज आई जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह कि अलग अलग तरीके को यूज़ करके हम किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सोसाइटी के लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। So the question number 9 is, who among the following described political development as एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डेवलपमेंट? आपको बताना है कि किसने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल डेवलपमेंट ने कहा था। तो नीचे कुछ थिंकर्स हैं, आपको उनमें से बताना है। तो इसका आंसर जो यहाँ पे हो जाता है वो है मैक्स वेबर। अगर आपने मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ी है तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्लीज़ आप मैक्स वेबर की थ्योरी भी ज़रूर पढ़ना। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर अनदर क्वेश्चन। So last question is,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि आपको मैक्स वेबर की जो है थ्योरी ज़रूर पढ़ के जानी है। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में, जो है इट इज़ एन आयरन केज ऑफ रूल बेस्ड रैशनल थ्योरी। बी, it is a key part of the rational legal authority. C, bureaucracy means domination through knowledge in the form of merit. And D is it enjoys popular acceptability in a democracy. तो आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें मैक्स वेबर की थ्योरी की जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है उसके बारे में जो है सही है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है आपका बी। दैट मीन्स ए, बी और सी सही लिखी हुई है, ए, बी और सी, और जो डी जो है वो उसके बारे में गलत लिखी है। So let's move into our another question. So this is a homework question. अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते आए हो, इस वाली सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो मैं हर वीडियो में लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे ज़रूर, पक्का से। तभी मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगी। कमेंट से, लाइक से और सब्सक्राइब से मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों को वीडियोस कितनी पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, किस तरीके का बदलाव चाहते हो, या जो भी चीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हो कि कौन सी डिमांड है आपकी, कौन से किसी टॉपिक पे आपको कोई मेरी वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम पे सजेस्ट कर सकते हो। सो होमवर्क क्वेश्चन का प्लीज़ आप ज़रूर आंसर करना कमेंट बॉक्स में, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देख रहे हैं और क्वेश्चंस को सिर्फ देखने के लिए नहीं देख रहे, उन्हें असली में कोई एंट्रेंस या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द बिहेवियर एंड एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्टडीड थ्रू साइको एनालिसिस। आपको बताना है कि कौन से थिंकर ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बिहेवियर को हमें साइको एनालिसिस के थ्रू पढ़ना चाहिए। तो ये आंसर मैं नहीं करूँगी, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। अब तक हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आगे और भी वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए, इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लेकर आऊँ। लेकिन आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आगे जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर लेना है, और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। बस इतना सा ही काम है आपका। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, पूरी PPT बनाती हूँ, है ना, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप इतनी सी मेहनत कर ही सकते हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।